एक काली अंधेरी रात थी और उस काली अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क पर एक आदमी काफी अजीब ढंग से चलकर आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल ढाल ठीक नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और उसने काफी अजीब कपड़े पहने हुए थे। वो चलता हुआ आगे की ओर जा रहा था। तभी अचानक से उसने एक आवाज सुनी और वो आवाज थी साइकिल की घंटी की। जैसे ही उसने वो आवाज सुनी तभी अचानक से वो पास में ही मौजूद एक झाड़ी में छुप गया। उसने रोड पर देखा एक साइकिल सवार वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उसने उस साइकिल सवार को देखा तो उस अजीब से आदमी के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई और वो मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। वो साइकिल सवार काफी आम तरीके से साइकिल चलाता हुआ बेफिक्र होकर वहां से गुजर रहा था और उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर किसकी नजर है। जैसे ही वो साइकिल सवार वहां से होकर गुजरा तभी अचानक से उस अजीब से आदमी ने, जो अब तक झाड़ियों में छुपा हुआ था, उसने पास में ही मौजूद एक बहुत बड़े पत्थर को उठाया और उस पत्थर को सीधा उस साइकिल सवार के सिर पर फेंक कर मारा, जिसकी वजह से वो साइकिल सवार चीख कर सीधा जमीन पर गिर गया और उसके सर से खून बहने लगा। जैसे ही उसके सर से खून बहना शुरू हुआ तो उस आदमी को अंधेरा नजर आने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। वो आदमी जो झाड़ी में छुपा हुआ था वो हंसता हुआ बाहर आया और उसने उस साइकिल सवार के सर पर उस पत्थर से कई वार किए और उसके सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और ये करने के बाद वो पागलों की तरह हंसने लगा, जिसका साफ साफ यही मतलब था कि वो पागल आदमी एक साइको किलर था ना। उस साइको किलर का नाम था जॉय, जो शहर में कई सारे मर्डर करके फरार हो गया था। अब वो शहर से दूर जंगलों में घूमकर अपने आप को पुलिस वालों से बचा रहा था। उस रात भी अपने आप को पुलिस वालों से बचाने के लिए वो रूप बदलकर जंगल वाले सुनसान रास्ते से होकर गुजर रहा था। उसके बाद उस साइकिल सवार को मारने के बाद बेफिक्र होकर उसकी जेब में जितने पैसे थे सारे पैसे लेकर वो साइको किलर आगे की ओर हंसता हुआ बढ़ गया। तभी अचानक से उसने एक आवाज सुनी और वो आवाज थी पुलिस की कार की। जैसे ही उस साइको किलर जॉय ने पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनी तो वो वहां से भागने लगा। भागते भागते वो काफी आगे आ गया, लेकिन उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। उसे पता था कि अगर पुलिस वालों ने उसे एक बार भी देख लिया तो तुरंत उसे शूट कर देंगे, क्योंकि उसने पास्ट में इतने भयानक क्राइम किए थे जिसके बाद कोर्ट ने सीधा सूटेड साइड का ऑर्डर दिया था पुलिस डिपार्टमेंट को। और ये बात अच्छी तरह से साइको जॉय जानता था, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वो रास्ते से हटकर जंगल के अंदर घुसकर भागने लगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि जब वो जंगल के अंदर घुस रहा था तभी वो जो पुलिस की गाड़ी थी उसके अंदर बैठे हुए ऑफिसर्स की नज़र जॉय पर पड़ गई। और जैसे ही उन्होंने जॉय को देखा तो तुरंत उन्होंने गाड़ी की स्पीड को तेज कर दिया और जॉय के पीछे पीछे भगाना शुरू कर दिया। अब जॉय के पास वहां से अपनी पूरी ताकत लगा के भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो पागलों की तरह उस जंगल के अंदर भागने लगा। पुलिस वालों ने बिना कोई देरी किए अपनी कार उसके पीछे दौड़ाई, लेकिन जंगल होने की वजह से वो कार ज्यादा अंदर तक नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने कार रोककर सीधा खुद ही उस जॉय को पकड़ने का फैसला किया। दोनों पुलिस ऑफिसर्स उस कार से उतरे और जॉय के पीछे दौड़ गए। उन्होंने कई राउंड फायर किए, लेकिन रात के समय की वजह से अंधेरा होने के कारण कोई भी शॉट उस क्रिमिनल जॉय को नहीं लगा और वो जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो काफी दूर तक जॉय को भगाते हुए जंगल के अंदर ले गए। और एक समय पर एक ऑफिसर ने कहा, रुक जाओ, रुक जाओ, अब इससे आगे मत जाओ, इससे आगे मत जाओ।
इससे आगे बच जाओ, इससे आगे बच जाओ। उसके बाद क्या था, वो जो साथी ऑफिसर्स था उसने कहा, क्या, ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमें हमें उस साइको को पकड़ना है। उसने न जाने शहर में कितने लोगों को मार दिया, और उसने यहां भी साइकिल वाले को भी तो मार दिया। अगर वो जिंदा रहा तो पता नहीं कितने लोगों को जान से मार देगा। और ये बात सुनते ही वो जो ऑफिसर था उसने कहा, जानता हूं, लेकिन कानून से भी बड़ा कोई है, और वो है भगवान। आप कानून से तो बच सकते हो, लेकिन भगवान से बिल्कुल नहीं। उसके बाद उस ऑफिसर्स ने कहा, क्या आप ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? हमें उसे पकड़ना चाहिए। और ये कहकर वो ऑफिसर वहां से भागने ही वाला था, तभी उस दूसरे ऑफिसर ने उस पहले ऑफिसर के हाथ को पकड़ा और बोला, नहीं, हम यहां से ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। मेरी बात को समझो, मेरे साथ वापस चलो। मजबूरन उस दूसरे ऑफिसर को अपने सीनियर ऑफिसर की बात माननी पड़ी, और वापस उन्होंने अपनी गन को रखा और वो जंगल से बाहर जाने लगे। उस जूनियर ऑफिसर ने पूछा, सर, हमारे पास इतना अच्छा मौका था, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे पकड़कर हम शूट कर सकते थे, और इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट हमें काफी अच्छा इनाम भी देता, लेकिन आपने उसे जाने क्यों दिया? उसके बाद उस सीनियर ऑफिसर ने कहा, मैंने उसे जाने इसलिए ही दिया क्योंकि वो अपनी मंजिल पर जा रहा था, और जब कोई अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। ये सारी बातें वो जो जूनियर ऑफिसर था उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सीनियर ऑफिसर क्या बोले जा रहा है। इसलिए उस जूनियर ऑफिसर ने पूछा, क्या सर, आप क्यों पहेलियां बुझा रहे हैं? सीधा सीधा बताइए ना। उसके बाद उस सीनियर ऑफिसर ने कहा, तुम्हें पता है ये जंगल किसका है? उसके बाद उस जूनियर ऑफिसर ने कहा, क्या मतलब सर? ये जंगल भी किसी का होता है क्या? आई मीन देश का है, कंट्री का है हमारे। उसके बाद उस सीनियर ऑफिसर ने कहा, समझ गया, तुम्हें लगता है इस जंगल के बारे में नहीं पता। ये जो जंगल है, ये जंगल काफी साल पुराना है। 100 सालों से इस जंगल के अंदर तकरीबन दर्जनों लोगों की जान गई है, और न जाने कितने लोग इस जंगल में आकर लापता हो गए। कभी भी उनका कुछ नामो निशान नहीं मिला। ये बात सुनते ही वो जो जूनियर ऑफिसर था उसने कहा, क्या ऐसा भी होता है? तो आप लोगों ने पता नहीं लगा कि आखिर इतने सारे लोग गए कहाँ? उसके बाद उस सीनियर ऑफिसर ने कहा, नहीं, जब भी कोई इस जंगल के अंदर चला जाए और वापस लौट कर ना आए तो उसके बारे में पता लगाने का कोई फायदा नहीं होता। जूनियर ऑफिसर ने पूछा, क्यों सर, ऐसा क्यों? सीनियर ऑफिसर ने बोला, क्योंकि इस जंगल में एक आदमखोर वेंडिगो रहता है। वो राक्षस बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। सरकार को भी उस राक्षस के बारे में पता है, और उस राक्षस को मारना सरकार के बस की बात भी नहीं है। इसलिए इस जंगल में आम लोगों का आना माना है, और वो साइको किलर उसी डायरेक्शन में भाग कर गया है जहां पर वो आदमखोर वेंडिगो रहता है, और अब वो कभी वापस लौट कर नहीं आने वाला। हम तो उसे सिर्फ शूट करते और उसे कुछ ही सेकंड्स में मौत आ जाती, लेकिन वो आदमखोर वेंडिगो उस साइको किलर को एक ऐसी मौत देगा, इतनी भयानक मौत देगा, जिसके बाद उस साइको किलर को हैवानियत का असली मतलब समझ आएगा। अब उस हैवान को एक असली हैवान का सामना करना है। इतनी सारी बातें करते करते वो दोनों अपनी कार के पास पहुंच गए, और उसके बाद दोनों ही कार में बैठे, और उस सीनियर ऑफिसर ने उस जंगल की तरफ देखते हुए कहा, जॉय, नाउ इट्स टाइम टू मीट योर एंड। और ये बोलकर उस सीनियर ऑफिसर ने कार को स्टार्ट किया और वो वहां से कार को लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ जॉय खुशी खुशी जंगल के अंदर घुसा जा रहा था, और ये सोच रहा था कि उसने कितना बड़ा तीर मार दिया है। वो यही सोचकर खुश हो रहा था कि अब उसे किसी भी चीज की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर वो पुलिस वाले उसे एक बार पकड़ लेते तो पक्का शूट कर देते। जैसे ही उसे पूरी तरह से पुष्टि हो गई कि अब उसका पीछा कोई नहीं कर रहा है, तब वो वापस मस्ती में अपना आगे बढ़ने लगा।
आगे बढ़ते बढ़ते तभी अचानक से उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी नजर आया और उस आदमी को देखकर उस साइको किलर के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। और उसके बाद जैसे ही उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई तब जॉय आगे बढ़ने लगा। जॉय ने उस आदमी से पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? उस पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी ने कहा, मैं कौन हूं? मैं तो यहां घूमने के लिए आया हूं। आप कौन हैं? और ये बात सुनते ही जॉय समझ गया कि ये जो कोई भी है पागल है और इसका शिकार करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन इतनी आसानी से इसे मारकर वो मज़ा नहीं आएगा। क्यों ना इसे मारने से पहले इसके साथ थोड़ा खेला जाए। और यही सोचकर जॉय उस आदमी से उल झलूल बातें करने लगा और वो आदमी भी जॉय को उल झुलूल जवाब दे रहा था। जॉय बहुत ही ज़्यादा खुश था कि अब वो उस आदमी को काफ़ी तड़पा तड़पा कर मारेगा, लेकिन अब जॉय ये सोच रहा था कि ऐसा कौन सा नया तरीका वो अपनाए जिससे उसे आदमी को मारने में मज़ा आए। और वो यही सोचता हुआ उस पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी से बात कर रहा था, तुम्हारा नाम क्या है? फिर उसके बाद उस पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी ने कहा, मेरा नाम डेथ है। जैसे ही ये बात जॉय ने सुनी तब वो हंसने लगा और ताली पीट पीट कर बोलने लगा, क्या डेथ तुम्हारा नाम है? अच्छा, तुम्हें कोई मजाक करने के लिए दूसरा नहीं मिला जो तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? उसके बाद उस डेथ ने कहा, मैं मजाक क्यों करूंगा, मेरा नाम डेथ ही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं ये बात साबित कर सकता हूं। उसके बाद वो जो साइको किलर था उसे भी काफ़ी हैरानी होने लगी कि आखिर ये आदमी क्या बोले जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे क्या था, उसे तो बस टाइम पास करना था। इसलिए वो जो जॉय था वो आसपास जगह देखने लगा कि आखिर वो क्या कर सकता है। क्या वो किसी बड़े से पत्थर से उस पागल आदमी के सर को कुचल सकता है, या फिर किसी नुकीली लकड़ी से उस आदमी की हत्या कर सकता है? किस चीज़ में जॉय को ज़्यादा मज़ा मिलेगा? यही सब सोचकर जॉय मुस्कुरा रहा था। तभी उस डेथ नाम के आदमी ने कहा, अच्छा, क्या आप मेरे घर चलोगे? वहाँ मेरे बीवी बच्चे आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और जैसे ही ये बात उस जॉय ने सुना तो उसकी जो खुशी थी वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब उसे मारने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे लोग मिलने वाले थे। जॉय ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों से भी मिलूंगा और तुम्हारी वाइफ से भी, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। उस डेथ नाम के आदमी ने कहा, क्यों नहीं, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ और अपनी पूरी फैमिली से आपको मिलवाता हूँ। वो डेथ नाम का आदमी साइको जॉय को अपने पीछे पीछे लेकर जाने लगा और साइको जॉय भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि पहले उसे लगा था कि वो सिर्फ एक ही मर्डर कर पाएगा, लेकिन अब उसके पास कई सारे ऑप्शन थे और यही बात उसे अंदर से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी कर रही थी। और वो बीच बीच में पागलों की तरह हंस भी रहा था और इसी पागलों वाली हंसी को सुनकर बार बार डेथ उससे पूछ रहा था, क्या हुआ, आप ऐसे बीच बीच में हंस क्यों रहे हैं? तभी उस साइको जॉय ने कहा, नहीं कुछ नहीं, आप मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने वाले हैं, इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और उसके बाद साइको जॉय फिर से पागलों की तरह हंसने लगा। उस डेथ नाम के आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप उस साइको जॉय को अपने पीछे पीछे लेकर जाता रहा। तभी अचानक से ही वहाँ पर एक गुफा जॉय को नजर आई और उस गुफा को देखकर जॉय ने कहा, ये गुफा कैसी गुफा है? उसके बाद उस डेथ नाम के आदमी ने कहा, यही तो मेरा घर है, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहीं पर रहता हूँ। जैसे ही ये बात जॉय ने सुनी तब उसने कहा, अच्छा तो आप लोग यहीं रहते हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं आपकी हत्या करके इसी में दफना दूंगा।
और आप खुशी खुशी हमेशा के लिए अपने घर में दफन रहना। और तभी डेथ ने कहा, क्या? आपने कुछ बोला? मुझे आवाज़ नहीं आई। और तभी उस साइको जॉय ने कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। आप तो काफ़ी अच्छे हैं, गुफा के अंदर रह रहे हैं। क्या अंदर आपका परिवार है? उसके बाद उस डेथ नाम के आदमी ने कहा, हाँ, आप अंदर जाइए, मिलिए। मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे आपको काफ़ी पसंद आएंगे। और तभी वो जो साइको जॉय था वो भागता हुआ उस अंधेरी भरी गुफा के अंदर घुस गया। और जैसे ही वो गुफा के अंदर घुसा तो उसने देखा 2 छोटे छोटे बच्चे और एक औरत वहाँ पर बैठी हुई थी। और उन दोनों की हालत काफ़ी ख़राब थी। उन तीनों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने काफ़ी दिनों से कुछ खाया ना हो। काफ़ी ज़्यादा गंदे भी वो लोग हो चुके थे। उसके बाद वो जो साइको जॉय था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। उन दोनों छोटे बच्चों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और उसने कहा, अरे वाह, आपका परिवार तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद उस डेथ नाम के आदमी ने कहा, मुझे पता ही था आपको मेरा परिवार काफ़ी पसंद आएगा। मेरा परिवार भी आपको काफ़ी पसंद करेगा। और तभी वो जो बच्चे थे उस डेथ नाम के आदमी के, वो दौड़ते हुए जॉय के पास आए और जॉय को छूने लगे। और छूते छूते तभी एक बच्चे ने जॉय के पैर पर बुरी तरह से काट दिया। और जॉय ने बहुत जोर से चीखा। चीखते ही जॉय के पैर से खून बहने लगा। और जॉय ने बहुत मुश्किल से अपना जो पैर था वो उस बच्चे के मुंह से छुड़ाया। जैसे ही उस बच्चे ने अब जॉय का पैर छोड़ा तो उसके मुंह पर जॉय के पैर का मांस और खून लग गया था। और अजीब बात तो ये थी कि उस बच्चे को ये काम करके बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। डेथ ने कहा, मुझे माफ़ करना, ये पागल कहीं का, आपको नुकसान इसने पहुंचा दिया। मुझे पता नहीं था ये आपके साथ ऐसा करेगा। आपको दर्द तो नहीं हो रहा? उस साइको जॉय के पैर से काफ़ी खून बह रहा था। और उस साइको जॉय ने कहा, अबे बेवकूफ़ के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे को काटने की? और ये बात बोलते ही उस साइको जॉय ने उस बच्चे को जिसने उसके पैर पर काटा था उसे एक जोरदार चाटा मारा और वो बच्चा ज़मीन पर गिर गया। जैसे ही वो बच्चा गिरा तो साइको जॉय ने उस औरत को देखा और साथ ही साथ उस डेथ नाम के आदमी को भी देखा। दोनों के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। अब जॉय को लग रहा था कि इस बात के लिए वो जो डेथ नाम का आदमी था वो जॉय से लड़ पड़ेगा। लेकिन उस आदमी ने ज़रा सा कुछ भी जॉय को नहीं बोला। उल्टा वो जो लड़का था वो उठकर खड़ा हो गया और ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे थप्पड़ का उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। उसके बाद वो जो साइको जॉय था वो मन ही मन में सोच रहा था कि इस पूरे परिवार को वो कैसे मौत के घाट उतारेगा। तभी डेथ ने पूछा, अच्छा, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आज आप हमारे साथ खाना खाएंगे? उसके बाद साइको जॉय ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मेरे को आपके साथ खाकर काफ़ी खुशी मिलेगी। मैं बहुत ही ज़्यादा लकी फील करूँगा। उसके बाद डेथ ने कहा, ठीक है, आप यहीं पर शांति से बैठिए और मैं खाना पकाने का इंतज़ाम करता हूँ। उसके बाद क्या था, वो जो डेथ नाम का आदमी था वो गुफा से बाहर गया और कुछ लकड़ियाँ लेकर आया। कुछ लकड़ियाँ लाने के बाद उसने वहाँ पर आग जलाई और आग जलाते ही पूरी गुफा में अंधेरा से उजाला हो गया। और वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो आग के पास आकर बैठ गए और वो जो औरत थी वो भी कुछ काम करने लगी। उसके बाद वो जो साइको जॉय था वो मौका देख रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, वो कब उनकी हत्या करे। और उसने फैसला किया कि कब वो खाना बनाएंगे और उसके बाद जैसे ही सब लोग खाकर सो जाएंगे तो वो नींद में ही सबकी हत्या कर देगा। उसके बाद वो जो डेथ नाम का आदमी था उसने एक बहुत बड़ा बर्तन लिया मटके टाइप का और उसी को आग पे रखकर उसमें पानी भर दिया उसने। और उसके बाद
साइको जॉय ने पूछा, अच्छा तो आप क्या बनाने वाले हैं? उसके बाद उस डेथ नाम के आदमी ने कहा, पहले तो हम लोग भूखे पेट ही सोने वाले थे, लेकिन अब आप हमें मिल गए हैं तो हम भूखे पेट नहीं सोएंगे। हम सब पेट भर के खाना खाएंगे। आपको खाने में हमें काफी मजा आएगा। और जैसे ही ये बात साइको जॉय ने सुनी तो उसने कहा, क्या क्या बोल रहे हो तुम, मुझे खाने में? और उसके बाद जैसे ही उस साइको जॉय ने ये बात सुनी तभी अचानक से पीछे से उसके सर पर एक जोरदार डंडा किसी ने कस कर मारा और डंडा मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। साइको जॉय जमीन पर गिरकर इधर उधर देखने लगा तो उसने देखा कि वो जो औरत थी उस डेथ नाम के आदमी की, उसी ने एक बहुत बड़ी मोटी लकड़ी से उस साइको जॉय के सर पर वार किया था। और जैसे ही वो जॉय जमीन पर गिरा तो वो छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर टूट पड़े और जहां पर उस छोटे से बच्चे ने काट कर मांस निकाला था उसी जगह पर वो दोनों बच्चे फिर से काटने लगे। और इस वजह से उस साइको जॉय को बहुत तेज दर्द हुआ और वो चीखते चीखते बेहोश हो गया। काफी समय बीत गया। वो साइको जॉय धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और उसकी आंखें जैसे ही खुली तो उसने देखा कि वो उसी गुफा में मौजूद है और एक कोने में पड़ा हुआ है। उसके दोनों हाथों को बांध दिया गया है और वो सभी पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। उस साइको जॉय ने उस पूरे परिवार को गंदी गंदी गालियां बकना शुरू कर दिया और अपने आप को आज़ाद करने के लिए बोलने लगा। उसने ये तक कहा कि अगर उस पूरे परिवार ने जल्द से जल्द उसे आज़ाद नहीं किया तो वो पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देगा। काफ़ी धमकियां देने के बाद में भी उस परिवार को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा। तभी वो जो छोटा सा बच्चा था वो उठकर खड़ा हुआ और वो एक कटोरी में कुछ लेकर उस साइको जॉय के पास आया और उस कटोरी को उसने साइको जॉय के सामने रख दिया। उसके बाद वो अपने मुंह से इशारा करके साइको जॉय को खाने के लिए बोलने लगा, लेकिन बदले में उस साइको जॉय ने फिर से गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। और तभी उस डेथ नाम के आदमी ने कहा, अरे आप खा लीजिए, आपकी वजह से ही तो हमें ये खाना मिल पाया है। अगर आप नहीं आते तो हम ये नहीं खा पाते। जैसे ही ये बात उस डेथ नाम के आदमी ने कही तो वो जो साइको जॉय था उसका सर दर्द से फटने लगा कि आखिर ये आदमी बोल क्या रहा है। और तभी अचानक से उसने महसूस किया कि उसके शरीर की एक टांग गायब थी। उसकी एक टांग को काट लिया गया था और ये महसूस होते ही वो जो साइको जॉय था उसने इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी गले की जो नसें थी वो बाहर आ गई और उसकी जो आवाज़ थी वो पूरी तरह से बैठ गई। और आवाज़ बैठने के बाद में वो अगर अपने मुंह को खोल भी लेता तो उसे काफ़ी दर्द होता। उसके बाद उसी के सामने उसके पैर को पकाकर वो पूरा परिवार मज़े से खा रहा था और वो जो साइको जॉय था वो कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे दिन बीते और उस पूरे परिवार ने उस साइको जॉय के शरीर के टुकड़े करना शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन उस पूरी फैमिली ने साइको जॉय के दूसरे पैर को काट कर पका कर खाया। और उसके बाद तीसरे दिन उन्होंने साइको जॉय के एक हाथ को काट के पका कर खाया और उसके अगले दिन उसके बाजुओं को खाया। उसके अगले दिन दूसरे हाथ को खाया और उसके अगले दिन उसकी बाजुओं को खाया। ऐसे ही कुछ दिनों में साइको जॉय के दोनों हाथ पैरों को
उस पूरे परिवार ने काट कर खा लिया और साइको जॉय बस एक जिंदा लाश बनकर रह गया। इतनी बुरी और नर्क से बदतर हालत होने के बाद साइको जॉय रोज उन परिवार वालों से बोलता था कि वो लोगों से मौत के घाट उतार दें और इस दर्द से मुक्ति दे दें, लेकिन वो परिवार वाले इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे। वो रोज साइको जॉय के खून को निकाल कर पीते थे और काफ़ी खुश रहते थे। ऐसा उन्होंने काफ़ी टाइम तक किया। उसके बाद एक रात उस साइको जॉय ने उस पूरे परिवार की हकीकत को देखा। जब जब वो उस साइको जॉय के खून को पीते थे तो उनका शरीर बड़ा होने लगता था, उनके शरीर की हड्डियां बाहर आने लगती थी और वो एक अजीब सी आवाज़ निकालते हुए आदमखोर वेंडिगो में तब्दील हो जाते थे, जिसका साफ साफ मतलब था कि वो पूरा परिवार आदमखोर वेंडिगो था, जिसे अभी तक साइको जॉय एक आम परिवार समझ रहा था। वो कोई आम परिवार नहीं बल्कि उसकी मौत का कारण बनने वाले आदमखोर वेंडिगो थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चला और आखिर में उस वेंडिगो के परिवार ने जॉय को पूरी तरह से पकाकर खा लिया। उन्होंने उसके शरीर को उठाया और उबलती हुई कढ़ाई में फेंक दिया। वो जितनी बर्बरता से, जितनी निर्दयता से दूसरों को मारता था, उससे कई 100 गुना बुरी मौत उसे खुद को मिली और साथ ही साथ उस पूरे वेंडिगो परिवार का पेट भी भर गया। और कहते हैं कि आज तक वो परिवार उसी जंगल में रहता है और अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। शहर के सबसे बड़े पुलिस स्टेशन में तनाव का माहौल बना हुआ था। सभी पुलिस ऑफिसर्स बहुत ही ज्यादा परेशान थे और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि शहर के बहुत सारे लोग बीते कुछ दिनों में लापता हो गए थे और उनके लापता होने के पीछे का कारण कोई भी पता नहीं लगा पाया था। सभी पुलिस ऑफिसर्स अपना अपना दिमाग लगाने में लगे हुए थे कि आखिर इतने लोगों के लापता होने के पीछे क्या कारण हो सकता है, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली थी। पुलिस स्टेशन में एक काबिल पुलिस ऑफिसर अपने असिस्टेंट ऑफिसर के साथ बैठा हुआ था और फाइल चेक कर रहा था। आखिर कितने लोग लापता है और कहां से वो लापता हुए हैं। उस जाबाज पुलिस ऑफिसर का नाम था मार्टिन और वो इस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी में काफी सालों से तैनात था। और वहीं दूसरी तरफ मार्टिन का साथी ऑफिसर जेरेमी, जो अभी हाल ही में पुलिस फोर्स में ज्वाइन हुआ था और वो काफी सारी चीजों को सीख रहा था, सभी चीजों का एक्सपीरियंस ले रहा था, वो भी अपना दिमाग लगाने में लगा हुआ था। मार्टिन ने कहा, जेरेमी, मुझे एक बात बताओ, ये सारे लोग जितने भी गायब हुए हैं, इनकी टोटल कितनी संख्या होगी? उसके बाद जेरेमी ने कहा, सर, अराउंड 300। पिछले एक हफ्ते में 300 से ज़्यादा ही लोग अभी लापता हुए हैं और पता नहीं कितनों की रिपोर्ट्स लिखाई गई नहीं है, तो कम से कम एवरेज 350 प्लस तो हमें लेकर ही चलना चाहिए। ये बात सुनते ही मार्टिन ने कहा, समझ गया। मुझे तो लगता है कोई गैंग है जो ये सब कर रहा है, क्योंकि इतने सारे लोगों का लापता होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हमें ऐसा करना चाहिए कि शहर के चप्पे चप्पे पर पेट्रोलिंग करनी चाहिए। और बाकी पुलिस स्टेशन में और कौन मौजूद है? उसके बाद जेरेमी ने कहा, सर, अभी हमारे अलावा बस सिक्योरिटी के लिए ही पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, बाकी सब शहर में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, आप तो जानते ही हैं।
गवर्नमेंट हम पर ही प्रेशर बना रही है, लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं, हर कोई पुलिस को ही गाली दे रहा है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। उसके बाद मार्टिन ने कहा, कोई नहीं, मैं जानता हूं ऐसे मुश्किल समय आते रहते हैं, लेकिन हाँ, हमें हार नहीं माननी है। और तुमने अभी कहा है ना कि पता नहीं क्या होगा, तो ऐसा कभी मत सोचना, ये हमारे माइंड पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव माइंड से काम करना है। अगर तुम नेगेटिव रहोगी तो कभी भी एक अच्छे पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाओगे, समझे जेरेमी? उसके बाद जेरेमी ने कहा, जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद में मार्टिन फाइल चेक कर रहा था, तभी अचानक से पुलिस स्टेशन में एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 20 साल होगी वो भागता हुआ आया। सर हेलो सर, मुझे हेल्प चाहिए सर प्लीज मेरी हेल्प करिए, सर प्लीज मेरी हेल्प करिए। तभी जेरेमी ने कहा, अरे शांत हो जाओ, क्या हुआ? तुम पुलिस स्टेशन में हो, तुम बिल्कुल सेफ हो, क्या हुआ है? तुम शांति से बताओ, यहाँ बैठो। उसके बाद मार्टिन ने भी उस लड़की की हालत देखी तो मार्टिन को भी काफी दया आ गई, क्योंकि उस लड़की के जो कपड़े थे वो फटे हुए थे और सर पर काफी चोट लगी थी, सर से खून बह रहा था। उसके बाद मार्टिन ने कहा, अरे इसकी तबीयत तो बहुत खराब है, जेरेमी प्लीज एक गिलास पानी लेकर आओ बच्चे के लिए, और हाँ तुम बैठो और बताओ हुआ क्या है। उसके बाद वो बच्चा घबराता हुआ सामने वाली कुर्सी पर बैठा और उसने कहा, सर वो मार देंगे, सर वो मार देंगे, सर आप प्लीज बचा लीजिए, मेरे फादर को बचा लीजिए, वो मार देंगे, वो मार देंगे। इतना घबराया हुआ देखकर मार्टिन भी सोच में पड़ गया कि आखिर इस बच्चे ने ऐसा क्या भयानक देख लिया जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा डरा हुआ है। मार्टिन ने कहा, तुम सबसे पहले शांत हो जाओ, अपने आप को संभालो। तभी जेरेमी एक गिलास पानी लेकर आया और मार्टिन ने वो गिलास का पानी लिया और उस घबराए हुए लड़के की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो पानी पियो और सबसे पहले शांत हो जाओ, लगता है तुम बहुत दूर से भागते हुए आए हो, और बताओ क्या हुआ है। उसके बाद उस लड़की ने बोलना शुरू किया, सर मैं क्या बताऊं, मैं और मेरे डैड हमारे पुश्तैनी घर में रहते हैं जो हमारे बाप दादा ने हमें बना कर दिया था, और वो घर जंगल में है, जंगल के बीचों बीच, और शहर हमारा आना जाना लगा रहता है। लेकिन अभी कुछ ही घंटों पहले की बात है, मैं और मेरे फादर खाना खा रहे थे, लेकिन पता नहीं कहां से कुछ लोगों ने हमारे घर पर हमला कर दिया और उन सबके पास बंदूकें थी। वो हमारे घर में दरवाजा तोड़कर घुस आए। उसके बाद में उन्होंने मेरे फादर पे फायरिंग करनी शुरू कर दी। मेरे फादर अपनी जान बचाने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरे फादर की टांग पर गोली मार दी, जिसकी वजह से वो वहीं गिर गए। और मेरे फादर ने मुझे भागने के लिए कहा और मुझसे कहा कि मैं पुलिस स्टेशन में जाकर मदद मांगू, प्लीज उन्हें बचा लीजिए, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। और ये बात सुनते ही मार्टिन का जो खून था वो खौल गया। उसके रहते शहर में इतना भयानक अपराध वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था। एक तो वैसे ही लोगों का लापता होना, ऊपर से इतना भयानक अपराध, बिल्कुल भी नहीं। मार्टिन तुरंत खड़ा हुआ और उसने जेरेमी से कहा, जेरेमी तुम एक काम करो, तुम यही रहो, पुलिस स्टेशन का ख्याल रखो और बाकी के जितने ऑफिसर्स हैं उन्हें मेरे साथ भेजो। उसके बाद जेरेमी ने कहा, सर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, और अगर बचे कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी आपके साथ चले गए तो यहाँ पुलिस स्टेशन में गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद मार्टिन ने कहा, अरे यार, तो जो पेट्रोलिंग पर गए वो कहाँ पर है? उसके बाद वो जो जेरेमी था उसने पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट किया, लेकिन सारे पुलिस ऑफिसर शहर में बहुत दूर दूर थे और उनके वापस आने का वेट मार्टिन नहीं कर सकता था। इसलिए मार्टिन ने कहा, जेरेमी क्या तुम एक बड़े पुलिस ऑफिसर बनने का ख्वाब पूरा करना चाहते हो? उसके बाद जेरेमी ने कहा, जी सर, क्यों नहीं, अगर आप मुझे मौका दे तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। उसके बाद मार्टिन ने कहा, एक बार सोच लो, जोश में कभी भी फैसले नहीं लिए जाते। अभी तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है वहां पर तुम्हारी जान भी चली जाए, हो सकता है मेरी जान चली जाए, इसलिए क्या तुम अभी भी साथ चलोगे? उसके बाद में जेरेमी ने कहा, जी सर, मुझे एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना है और उसके लिए अगर मुझे
अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा। उसके बाद क्या था, मार्टिन ने जेरेमी के कंधे पर हाथ रखा और हाँ में सर हिलाया। और जब मार्टिन उस घबराए हुए लड़की के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था, तभी निकलते निकलते उसने सभी तैनात पुलिस ऑफिसर्स ने कहा, सुनो मेरी बात, अभी मैं एक इमरजेंसी केस के लिए इस लड़के के साथ बाहर जा रहा हूं, तो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स अभी बाहर हैं पेट्रोलिंग के लिए, वो जब वापस आएंगे तब उनसे बोलिएगा कि वो मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद सभी पुलिस ऑफिसर्स जो तैनात थे वहां पर, उन्होंने हाँ में सर हिलाया और मार्टिन, जेरेमी और वो घबराया हुआ लड़का पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। जेरेमी कार ड्राइव कर रहा था और मार्टिन उस घबराए हुए लड़के से पूछ रहा था कि आखिर टोटल कितने बदमाश हैं और तुम्हारा घर किस तरह का है, कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा रूम कहां पर है, ताकि वहां पर एक्शन लेने में मार्टिन को आसानी हो, ताकि वो एक बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ उन हमलावरों पर हमला बोल सके। उसके बाद उस घबराए हुए लड़के ने कहा, हमारा घर बहुत पुराना है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, वो हमारे बाप दादा का बनाया हुआ है, तो वो घर काफी पुराना है। बाकी आप चिंता मत करिए, मैं अपनी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट दूंगा और प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। उसके बाद मार्टिन ने उस लड़की को चुप कराया और जैसे जैसे वो लड़का रास्ता बता रहा था वैसे वैसे जेरेमी कार को ड्राइव कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद एक जंगल के पास कार आकर रुक गई और जेरेमी ने कहा, अरे यहां से तो रास्ता ही खत्म हो गया, अब आगे कैसे जाएंगे। उसके बाद उस घबराए हुए लड़के ने कहा, यहां से गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, यहां से एक पतला रास्ता ही अंदर की ओर जाता है और वहीं पर घर है मेरा और वहीं पर सारे हमलावर हैं, अब हमें पैदल ही अंदर जाना होगा। उसके बाद मार्टिन ने जेरेमी की ओर देखा और जेरेमी ने मार्टिन की ओर। उसके बाद मार्टिन ने कहा, सुनो मेरी बात, तुम मेरे पीछे ही रहना, मैं तुम्हें कवर दूंगा और अगर कुछ भी होता है तो समझ रहे हो ना। उसके बाद जेरेमी ने हाँ में सर हिलाया और दोनों ने अपनी बंदूकें निकाल ली और दोनों पुलिस की गाड़ी से बाहर निकले। उसके बाद वो लड़का पीछे पीछे था और पीछे से ही रास्ता बता रहा था और जेरेमी और मार्टिन आगे आगे थे। और जब 10-15 मिनट चलने के बाद वो जंगल के अंदर आए तो उन्हें एक घर नजर आया। मार्टिन ने पूछा, क्या यही तुम्हारा घर है? उसके बाद उस लड़की ने कहा, हाँ यही मेरा घर है और यहीं पर वो सारे हमलावर हैं और साथ ही साथ उन्होंने मेरे पापा को भी कैद किया हुआ है। उसके बाद मार्टिन ने जेरेमी से कहा, सतर्क रहना, कुछ भी हो सकता है, तुम एक काम करो, मैं यहां पर दरवाजा तोड़कर अंदर एंटर करूंगा और तुम मेरे पीछे रहना, ठीक है? और अगर फायरिंग शुरू होती है तो तुम थोड़ा सा और पीछे हो जाना, लेकिन अगर मुझे इस काम में कुछ हो जाता है तो तुम बाकी के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्हें कांटेक्ट करना और उन्हें बुलाना। और वैसे भी जब उन्हें पता चलेगा कि हम किसी इमरजेंसी केस के लिए आए हैं तो वो तुरंत यहाँ पर आ ही जाएंगे। तुम बस इतना काम करो, तुम पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो हमारी लोकेशन के बारे में, ठीक है? उसके बाद जेरेमी ने पुलिस स्टेशन में अपनी लोकेशन सेंड कर दी ताकि जब बाकी के पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग करने के बाद पुलिस स्टेशन में आए तो वो उस लोकेशन पर पहुंच सके। उसके बाद मार्टिन के कहे अनुसार जेरेमी थोड़ा सा पीछे हो गया और मार्टिन अपने हाथ में गन लिए दरवाजे के पास आया और उसने खिड़की से झांकने की कोशिश करी कि आखिर अंदर का माहौल क्या है। जब मार्टिन ने थोड़ा सा अंदर झांकने की कोशिश करी तो अंदर बहुत ही पुराना फर्नीचर था और काफी ज्यादा गंदगी थी। गंदगी को देखकर मार्टिन सोच में पड़ गया कि आखिर ये दोनों कौन से घर में रहते हैं, लेकिन इतना सोचने का समय नहीं था। उसके बाद उस घर के चारों तरफ जितनी भी खिड़कियां थी सारी खिड़कियों से झांक झांक कर देखने के बाद मार्टिन ने फैसला किया कि वो पीछे वाले दरवाजे से एंटर करेगा। वहीं दूसरी तरफ जेरेमी उस लड़की को लेकर थोड़ा सा साइड में खड़ा था और मार्टिन ने दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी और वो दरवाजा तुरंत धड़ाम से जमीन पर टूट कर गिर गया। उसके बाद अपनी फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए मार्टिन तुरंत अपनी गन लेकर उस घर के अंदर घुस गया और सारे कमरों की तरफ उसने अपनी जो गन थी उसे पॉइंट करना शुरू कर दिया। उसकी जो नजरें थी वो चारों तरफ थी क्योंकि उसे पता था कि घर के अंदर मौजूद खतरनाक क्रिमिनल्स कहीं से भी हमला कर सकते हैं, लेकिन चारों तरफ नजर देखने के बाद भी उसे कोई भी नजर नहीं आया और मार्टिन भी सोच में पड़ गया कि आखिर जब वो
बदमाश इस घर में नहीं है तो आखिर वो कहाँ है। उसके बाद मार्टिन की नजर सीढ़ियों पर गई और सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही थी। मार्टिन को लगा कि शायद ऊपर बदमाश हो सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर बदमाश होते तो पक्का दरवाजा टूटने की आवाज से वो नीचे जरूर आते। काफी सारे सवाल मार्टिन के दिमाग में चल रहे थे, लेकिन अभी उसे उस लड़के के पिता को बचाना था, इसलिए वो दबे पांव धीरे धीरे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचा तो ऊपर 3-4 कमरे थे। सारे कमरों में देखने के बाद भी वहां पर मार्टिन को कोई नहीं मिला। अब मार्टिन बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मार्टिन को लगने लगा कि कहीं वो बदमाश उस लड़के के पिता को मार कर कहीं और तो नहीं चले गए, या फिर उन बदमाशों ने उस लड़के के पिता को अगवा तो नहीं कर लिया, और कहीं वो सारे बदमाश वही लोग तो नहीं जिनकी वजह से शहर में लोग गायब हो रहे हैं। काफी सारी सवाल जो थे वो मार्टिन के दिमाग में चल रहे थे। उसने अपनी गन अपने हाथ में ही रखी हुई थी और वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। और जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तभी उसने वहां पर एक आवाज सुनी। ये जो आवाज थी ये किसी बुजुर्ग की खांसने की थी। उसके बाद वो जो मार्टिन था वो नीचे जैसे ही उतरा तो उसने देखा कि सोफे पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है और उसके हाथ में रिमोट है और सामने एक बहुत ही पुराना टीवी चल रहा है। उसके बाद मार्टिन ने जैसे ही उस बुजुर्ग को देखा तो मार्टिन ने कहा, आप इस घर के मालिक हैं और आपके बेटे ने ही हमें यहां बुलाया है, और अगर आप यहां हैं तो बदमाश कहां पर है। उसके बाद वो जो बुजुर्ग था वो खांसते हुए उठा। हाँ, मैंने ही बुलाया था। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है? उसके बाद मार्टिन ने आवाज लगाई, जेरेमी, उस लड़के को लेकर अंदर आओ, यहां तो सब कुछ ठीक है, ये आदमी आराम से टीवी देख रहा है यहां पर, उस लड़के को लेकर आओ यहां पर। उसके बाद वो जो लड़का था वो वहां अंदर आया और जेरेमी भी अंदर आया। मार्टिन ने उस लड़के से पूछा, क्या यही तुम्हारे पिता हैं? उसके बाद उस लड़के ने कहा, हाँ, यही मेरे पिता हैं। और मार्टिन ने फिर पूछा, अच्छा, ये तुम्हारे पिता हैं तो ये तो यहाँ आराम से टीवी देख रहे हैं और ना ही तुम्हारे घर में कोई बदमाश है, तो तुमने झूठ बोला था पुलिस स्टेशन में हमसे, इतना बड़ा झूठ, तुम्हें पता भी है तुम्हें इसके लिए जेल हो सकती है। उसके बाद वो जो लड़का था उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो भागता हुआ घर से बाहर निकल गया और उसने वो जो दरवाजा था टूटा हुआ उसे उस टूटे हुए दरवाजे से जैसे तैसे बंद कर दिया। ये बात ना ही जेरेमी को समझ आई ना ही मार्टिन को। उसके बाद उसने अपनी बंदूक को वापस अंदर रखा और मार्टिन ने कहा, चलो ये तो बच्चा है, लेकिन तुम तो बड़े हो, तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है कि पुलिस वालों के साथ ऐसे गंदे और भद्दे मजाक नहीं किए जाते, तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। जेरेमी, अरेस्ट करो इसे। उसके बाद वो जो बुढ़ा था वो हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, मार्टिन ने उस बुढ़े को देखा, वो खांसता हुआ एक अजीब से जीव में बदलने लगा। उसकी जो हाइट थी वो इंक्रीज होने लगी, उसका जो मुंह था वो सूखने लगा, उसके शरीर की हड्डियां बाहर आने लगी और उसके सर से 2 भयानक सींगें निकलने लगी। उसके बाद जेरेमी ने जब ये नजारा देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था। जेरेमी ने कहा, सर ये क्या है? सर ये तो कोई इंसान है नहीं। सर ये क्या है? सर ये क्या है? उसके बाद मार्टिन ने कहा, शांत हो जाओ, बंदूक निकालो, फायर करो उसके ऊपर। उसके बाद मार्टिन ने और जेरेमी ने अपनी गन्स निकाली और तुरंत उस अजीब से जानवर पर शूट करना शुरू कर दिया और तभी
जेरेमी की नजर शूट करते हुए बाहर की ओर गई तो खिड़की से वो जो लड़का था वो सब कुछ होता हुआ देख रहा था। और इसका साफ साफ मतलब था कि ये सारी जो चीजें थी, उस लड़के का पुलिस स्टेशन में घबराया हुआ आना, झूठी बातें बताना और जेरेमी और मार्टिन को अपने साथ अपने उस पुराने घर में लाना, ये सारी चीजें एक चाल थी। और वो बुजुर्ग आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक आदमखोर वेंडिगो था जिससे इंसानी मांस की भूख लगती थी और वो इंसानी मांस खाने के लिए लोगों को ऐसे ही बहला फुसला के अपने घर में बुलाता था और उन्हें मारकर खा जाता था। ये सारी बातें मार्टिन को समझ आने लगी और मार्टिन ये भी समझ गया कि इतने दिनों से जितने भी लोग गायब हुए हैं उन सभी लोगों के गायब होने के पीछे का कारण वही राक्षस है। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा राक्षस से लड़ने के लिए, ये मार्टिन को नहीं पता था। मार्टिन और जेरेमी ने एक के बाद एक शूट किया लेकिन उस राक्षस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसके बाद उस राक्षस ने जेरेमी और मार्टिन पर हमला करना चाहा और अपने आप को बचाने के लिए मार्टिन और जेरेमी उस घर की खिड़की की तरफ कांच तोड़कर कूदने की वजह से जेरेमी और मार्टिन के शरीर में छोटे छोटे कांच के टुकड़े घुस गए थे, जिसकी वजह से उनके शरीर से खून बहना शुरू हो गया। जैसे ही वो जमीन पर गिरे तो काफी खून जो था वो जमीन पर ही लग गया। लेकिन अभी उन दोनों के पास ही ज्यादा सोचने समझने का समय नहीं था, इसलिए वो दोनों दर्द से कर्राते हुए खड़े हुए और उन्होंने खिड़की की तरफ देखा तो वो राक्षस वेंडिगो खिड़की से कूदकर बाहर आने ही वाला था। उससे पहले ही जेरेमी और मार्टिन दोनों वहां से अपनी पूरी ताकत लगाकर भागे। उनका मकसद था कि वो जैसे तैसे कार तक पहुंच जाएं और उसके बाद वो दोनों कार में बैठ के वहां से निकल जाएंगे और बड़ी मदद लेकर आएंगे उस राक्षस को मारने के लिए। वो दोनों बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, कांच के टुकड़े लगने की वजह से वो ठीक से भाग भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे तैसे अपने अंदर के जोश को जगाकर वो दोनों कार तक जैसे ही पहुंचे तो वहां का नजारा और भी ज्यादा बुरा था। उन्होंने देखा कि वो जो लड़का था उसने कार में आग लगा दी थी और कार जो थी वो धू धू करके जल रही थी। और ये देखकर जेरेमी अपना आपा खो देता है और अपनी बंदूक निकालकर उस बच्चे की ओर ट्रिगर करके बोलता है, तेरी वजह से हम यहाँ फंस गए, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद जेरेमी शूट करने ही वाला था, तभी मार्टिन ने जेरेमी का हाथ पकड़कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम एक बच्चे पर शूट करोगे? उस बच्चे पर शूट करने का मैं कोई अधिकार नहीं, नहीं अभी हमें कोई और रास्ता देखना होगा। उसके बाद में जेरेमी ने जैसे तैसे अपने गुस्से को शांत किया और तभी पीछे से एक बहुत ही डरावनी और भयानक आवाज आई। अब उस चलती हुई कार ने बाहर जाने का जो रास्ता था उसे रोक रखा था। उस कार से बड़ी बड़ी लपटें जो थी वो उठ रही थी और जेरेमी और मार्टिन उस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते थे। और तभी उन्हें भारी भारी कदमों की जो आवाजें थी वो आनी शुरू हो गई, जिसका साफ मतलब था कि वो राक्षस वेंडिगो उन दोनों का पीछा करते हुए वहां पर आ रहा है। और तभी जेरेमी और मार्टिन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो राक्षस उनके सामने खड़ा था। उस राक्षस के मुंह से तकरीबन 10 फुट की जो जुबान थी वो बाहर आ रही थी और उस जुबान ने आकर सीधा जेरेमी को टच करना चाहा। लेकिन तभी मार्टिन ने अपने पैर में छुपाया हुआ इमरजेंसी नाइफ निकालकर उस जबान को काट दिया और उस राक्षस की जो जबान थी वो मार्टिन के हाथ में आ गई। घिन के मारे मार्टिन ने उसकी जबान को जो कटी हुई उसके हाथ में थी उसे जमीन पर फेंक दिया और वो जो जबान थी वो जमीन पर ही किसी कीड़े मकोड़े की तरह रेंगने लगी। और बाकी की जो जुबान थी वो बहुत ही ज्यादा खून फेंक रही थी और उस राक्षस को काफी दर्द हो रहा था। तभी उस आदमखोर वेंडिगो ने गुस्से में
जेरेमी और मार्टिन पर हमला बोल दिया। और अब ना ही मार्टिन के पास कोई रास्ता था, ना ही जेरेमी के पास। वो दोनों उस जंगल में अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे ताकि उन दोनों में से किसी की जान तो बचे। इतनी भयानक आवाज सुनकर जेरेमी खुद को संभाल नहीं पाया और खौफ के कारण उसके पैर लड़खड़ाने लगे। वो वैसे ही बहुत ज्यादा थका था, उसके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके शरीर को छूते ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से आग निकल रही हो। और घबराने और डरने की वजह से वो जब जमीन पर गिरा तब उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज थी उस राक्षस के कदमों की। और उन आवाजों को सुनकर साफ लग रहा था कि वो आदमखोर वेंडिगो कहीं आसपास ही है और वो बस अब जेरेमी के पास आने वाला है। और उसके बाद धीरे धीरे जब उन आवाजों का आना तेज हुआ, वैसे वैसे ही जेरेमी की हालत बिगड़ती रही और उसे ऐसा लग रहा था कि बस उसकी जिंदगी यहीं तक थी और एक जाबाज पुलिस ऑफिसर बनने का उसका सपना अब सपना ही रह जाएगा। और जैसे ही वो आदमखोर राक्षस जेरेमी को अपने पास आता हुआ नजर आया, तब खौफ के मारे जेरेमी ने अपनी बची कुची ताकत लगाकर चीख मारी। और ये जो चीख थी ये दूर मौजूद मार्टिन को सुनाई दी, जो बहुत दूर भाग चुका था और वो बस मेन रोड पर पहुंचने वाला था। जब मार्टिन ने जेरेमी की चीख को सुना तब वो समझ गया कि वो आदमखोर राक्षस जेरेमी को पकड़ने में कामयाब हो गया। अब मार्टिन के पास दो रास्ते थे, या तो वो इस चीख को नजरअंदाज करके मेन रोड की तरफ भागकर मदद बुलाने के लिए जा सकता था और जब तक वो मदद लेकर आता तब तक हो सकता था कि वो आदमखोर राक्षस जेरेमी को मौत के घाट उतार दे। और दूसरी तरफ एक ये रास्ता था कि वो खुद जाकर उस आदमखोर राक्षस का सामना करे और जितनी कोशिश हो सकती है वो कोशिश करे जेरेमी को बचाने की। अब मार्टिन ने फैसला किया कि वो मेन रोड से जाकर मदद लेकर आएगा और वो मेन रोड की तरफ भागने लगा। तभी अचानक से उसे याद आया कि जेरेमी उसके भरोसे ही इस जंगल में आया था और उसे पुलिस स्टेशन में बिताए हुए पल जो थे, जो उसने जेरेमी के साथ हंसते खेलते हुए एक बड़े भाई और छोटे भाई के रूप में बिताए थे, वो सारे पल मार्टिन को परेशान करने लगे। मार्टिन को समझ आ गया कि गिल्ट में जीने से अच्छा है जेरेमी को बचाते बचाते मर जाना। इसलिए उसने अपने कदम वापस मोड़ लिए और वो भागने लगा। भागते भागते काफी देर बाद वो उसी जगह पर पहुंचा जहां से उसने दौड़ लगाना शुरू किया था। और उसके बाद वो उस डायरेक्शन में देखने लगा कि आखिर जेरेमी कहाँ है। उसके बाद जेरेमी जब मार्टिन को कहीं नहीं मिला तब मार्टिन की सांसें और भी ज्यादा ऊपर नीचे होने लगी। उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मार्टिन, जो एक बहुत ही बहादुर पुलिस ऑफिसर था जिसने अपने करियर में कभी भी आंसू नहीं बहाए थे, वो एक बच्चे की तरह रोने लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने जेरेमी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तभी उसे वहां पर कदमों की आवाजें आने लगी और वो कदमों की आवाजें किसी आम इंसान की तो नहीं थी, क्योंकि एक एक कदम जमीन में एक अजीब सी वाइब्रेशन को छोड़ रहा था। और इसलिए मार्टिन समझ गया कि हो ना हो ये वही राक्षस के कदमों की आवाज है। और ये पुष्टि करने के लिए मार्टिन एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया ताकि वो राक्षस मार्टिन को देख ना पाए। और जब कदमों की आवाजें तेज होने लगी तब मार्टिन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, कुछ भी हो जाए लेकिन जेरेमी को कुछ होना नहीं चाहिए और वो राक्षस मार्टिन को देख भी ना पाए। ऐसी प्रार्थनाएं करते करते मार्टिन की जो नजर थी वो सामने की ओर टिकी हुई थी जहां से कदमों की आवाज आ रही थी। और तभी मार्टिन ने सामने से उसी राक्षस और उस छोटे से लड़के को आते हुए देखा। और मार्टिन ने ये देखा कि उस राक्षस के कंधों पर जेरेमी था, जिसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। लेकिन उसकी उंगलियां जो थी हाथ की वो मूवमेंट कर रही थी, जिसका साफ मतलब था कि वो जिंदा है। और ये देखकर मार्टिन को थोड़ा सा बस नाम भर का सुकून मिला कि चलो अभी जेरेमी जिंदा है और उसे बचाया जा सकता है। अब मार्टिन चाहता तो वहीं पर
आमने सामने की लड़ाई कर सकता था, लेकिन ये एक बेवकूफी होती, क्योंकि वो राक्षस से कुछ ही सेकंड्स में मार्टिन को मौत के घाट उतार सकता था। इसलिए मार्टिन ने जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का फैसला किया। मार्टिन चुपचाप उस आदमखोर वेंडिगो और उस छोटे लड़के को वहां से जाते हुए देखता रहा और चुपचाप से बिना कोई शोर, बिना कोई आवाज किए एक एक कदम फूक फूक कर रखते हुए वो उन दोनों का पीछा करने लगा। पीछा करते करते मार्टिन को जो लगा था वही हुआ। वो राक्षस अपने घर में जर्मी को लेकर चला गया और अब जरूर मार्टिन को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। मार्टिन ने तुरंत अपना जो कम्युनिकेशन डिवाइस था उससे पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन बदकिस्मती से कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो थे वो काम ही नहीं कर रहे थे। और ये पहली बार मार्टिन के करियर में हुआ था। अब मार्टिन के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो बस बाकी के पुलिस वालों के आने का इंतजार करे। और मार्टिन को यही लग रहा था कि बाहर जो पेड़ पौधे हैं घने घने, जिनकी वजह से वो छोटा रास्ता बहुत छुपा छुपा नजर आता है, उसी की वजह से कोई पुलिस वाला यहाँ तक पहुंच नहीं पाया। सबको लग रहा होगा कि यहाँ के आगे कोई आ जा नहीं सकता, कोई रास्ता नहीं है, इसलिए सारे पुलिस वाले हो सकता है वहीं से वापस मुड़ गए हों। उसके बाद मार्टिन ने जब ये सारी चीजें सोची तब वो समझ गया कि उसे जल्द ही जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब वो वहां पर जर्मी को ऐसे छोड़कर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो राक्षस कभी भी कुछ भी कर सकता था, और अगर राक्षस कुछ भी करता तो मार्टिन को आमने सामने की लड़ाई लेनी ही पड़ती। इसलिए उसके पास ज्यादा समय नहीं था। वो फिर से भागता हुआ उसी जंगल के बाहर निकला और उसने अपने खून से ही एक एरो का निशान बना दिया, ताकि कोई भी अगर वहां पर आए तो उसे पता चल सके कि यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता भी है। और जब उसने एरो का निशान बना दिया तब वो वापस भागता हुआ उस घर के पास आकर खड़ा हो गया। अभी तक मार्टिन सिर्फ दूर से ही नजर रख रहा था, लेकिन जब उसे जर्मी की चिंता ज्यादा सताने लगी तब उससे रह नहीं गया और वो घर के पास चला गया। घर पर जो खिड़कियां थी उनसे वो वापस घर के अंदर झांकने लगा, ताकि जर्मी का कुछ पता चल सके। और जैसे जैसे वो खिड़कियों को झांकते हुए आगे बढ़ रहा था और वो जब पीछे वाली साइड पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अंदर जर्मी को एक कुर्सी से बांधा गया था और उसके जो हाथ पैर थे उनमें से बहुत बुरी तरह से खून बह रहा था। और ये देखकर मार्टिन से खुद के जो इमोशन थे वो कंट्रोल नहीं हुए और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे और वो बहुत ही कम आवाज में सिसकने लगा। तभी अचानक से मार्टिन को पुलिस की कार की सायरन की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर मार्टिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि चलो अब वो और जर्मी दोनों सेफ हैं और अब मदद आने के बाद उस राक्षस का सामना आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही खुशी के मारे मार्टिन भागता हुआ सामने की ओर आया तो उसका जो मुंह था वो लटक सा गया। उसने देखा कि सिर्फ एक पुलिस की कार आई थी और उस पुलिस की कार में सिर्फ और सिर्फ 3 पुलिसकर्मी थे। और ये देखकर मार्टिन का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो भागता हुआ आया और उसने कार की हेडलाइट पर एक जोरदार मुक्का मारा। मार्टिन को इतना गुस्से में देखकर अंदर जो पुलिस वाले बैठे हुए थे वो घबरा गए और मार्टिन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। वो सारे पुलिस वाले बाहर निकले और मार्टिन ने बोला, तुम बेवकूफ लोग, सिर्फ 3 पुलिस वाले आए हो। तुम्हें पता भी है यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा था ना, जितने भी पुलिस वाले हैं जब वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करे तो वो उनके मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, बेवकूफ कहेंगे। उन सभी पुलिस वालों ने जो अभी अभी वहां पर आए थे उन्होंने कभी भी मार्टिन को इतना गुस्से में नहीं देखा था। गुस्से के मारे मार्टिन के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो हकला रहा था, वो घबरा रहा था, वो डर रहा था और वो रो भी रहा था, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। और तभी वो जो घर का दरवाजा था उसे अंदर से किसी ने खोला और मार्टिन समझ गया कि वो खोलने वाला दरवाजा और कोई नहीं बल्कि वही राक्षस है। उसके बाद मार्टिन ने कहा, अपनी गन्स निकालो, अपनी गन्स निकालो।
उसके बाद वो जो 3 पुलिसकर्मी थे उन्होंने अपनी गन निकाली और मार्टिन के बोलने पर वो उसके पीछे पीछे आने लगे। उसके बाद मार्टिन जैसे ही उस घर के पास पहुंचा और उस खुले हुए दरवाजे को देखने लगा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसके बाद मार्टिन को लगा कि चलो अब 3 पुलिस वाले हैं जिनके पास गन है और वो हो सकता है जेरेमी को रेस्क्यू कर पाए। और उसके बाद मार्टिन ने कहा, सुनो मेरी बात, जेरेमी अंदर फंसा हुआ है और अंदर एक राक्षस है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसे मार पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, समझे तुम? बस अपनी हिम्मत को बनाए रखना और कुछ भी हो सकता है, हर चीज के लिए तैयार रहना। चलो मेरे साथ। उसके बाद मार्टिन उस घायल अवस्था में घर के अंदर घुसा और वो जो 3 पुलिसकर्मी थे उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उन्हें तो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हैरान कर रही थी, लेकिन मार्टिन की बातें और हालात देखकर साफ पता चल रहा था कि वहां पर कोई बड़ी मुसीबत है। उसके बाद जैसे ही वो चारों पुलिसकर्मी घर के अंदर घुसे तब वहां से बहुत गंदी बदबू जो थी वो आ रही थी। वो इतनी ज्यादा गंदी बदबू थी जिसे वो पुलिस वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए और तभी वहां पर फिर से उसी बुजुर्ग बुढ़े की खांसने की जो आवाज थी वो आने लगी। और तभी मार्टिन ने उस सीढ़ियों की तरफ देखा तो उस सीढ़ियों से वही बुढ़ा उतरता हुआ आ रहा था और उस बुढ़े को देखकर मार्टिन ने अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट कर दी और एक के बाद एक गोलियां जो थी वो उस बुढ़े की छाती में उतार दी। और ये देखकर वो जो 3 पुलिसकर्मी मार्टिन के साथ आए थे वो एकदम देखते ही रह गए कि आखिर इस बुजुर्ग को क्यों मारा मार्टिन ने। और जैसे ही 2-3 गोलियां उस बुढ़े के शरीर में जाकर घुसी तो उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसका शरीर फिर से बड़ा होने लगा और वो वापस उस आदमखोर वाले राक्षस के रूप में आने लगा। और ये देखकर बाकी के जो नए पुलिसकर्मी थे जो अभी अभी वो वहां पर पहुंचे थे उनकी आंखें खौफ से चौड़ी होने लगी, उनके पैंट जो थे वो गीले होने लगी और उनका जो पैर था वो थर-थर कांपने लगा। उसके बाद मार्टिन ने कहा, मेरी तरफ देखो मत, फायर करो। उसके बाद 4 पुलिसकर्मियों ने उनके पास जितने भी हथियार थे सारे हथियार निकाले और उस राक्षस के ऊपर वो शूट करने लगे। शूट करते करते उस राक्षस के शरीर पर सारी गोलियां घुसने लगी, लेकिन उन गोलियों का जो कोई खास असर था वो दिख नहीं रहा था। इतनी सारी गोलियां शरीर में लगने के बाद भी उस राक्षस को थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं पड़ा और उस राक्षस ने एक पुलिसकर्मी को अपने हाथों में पकड़ा और जमीन पर इतनी जोर से पटका जिसकी वजह से उसके शरीर के 3-4 टुकड़े हो गए। और ये भयानक नजारा देखकर जो अभी 2 बाकी के पुलिसकर्मी नए नए आए थे उस लोकेशन पर वो बेहोश हो गए। और जब वो बेहोश हो रहे थे तभी उस राक्षस ने दोनों पुलिस वालों की जो शरीर की हड्डियां थी सबको चकनाचूर कर दिया। और ये सारा नजारा मार्टिन देख रहा था और वो समझ गया कि बस वहां पर खड़ा रहना मौत को गले लगाने के बराबर है। वो भागता हुआ फिर से उस कमरे की ओर भागा जहां पर जेरेमी को कैद करके रखा हुआ था, पीछे वाले कमरे में। और वहां पर जैसे ही वो एंटर हुआ उसने देखा कि जेरेमी वहां पर बहुत बुरी हालत में था और उसके हाथ पैर से खून तो निकल ही रहा था, साथ ही साथ उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। और मार्टिन ने जेरेमी की जो रस्सियां थी जिससे उसके हाथ पैर बंधे हुए थे उन्हें खोला और खोलते ही जेरेमी जो था वो बेहोशी की हालत में था। उसके बाद रोते हुए मार्टिन ने जेरेमी के जो हाथ पैर थे उन्हें आजाद किया और जेरेमी उस वक्त बेहोश था और अगर वो होश में होता तो भी वो चलने लायक नहीं था। उसके बाद मार्टिन ने जेरेमी को अपनी गोद में उठाया और वो सीधा पहले की तरह कांच को फोड़कर, खिड़की के कांच को फोड़कर बाहर निकला। अब वहां से निकलने का एक ही रास्ता था कि वो
उसी पुलिस की कार में बैठकर वहां से निकले जो कार अभी अभी थोड़ी देर पहले वो तीनों पुलिसकर्मी लेकर आए थे। उसके बाद जब मार्टिन भागता हुआ जेरेमी को अपनी गोद में लिए उस कार की तरफ जा रहा था, तभी उसे उस घर के अंदर से हंसने की आवाज आने लगी, जैसे वो राक्षस मार्टिन का मजाक उड़ा रहा हो। क्योंकि उस राक्षस को पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मार्टिन ना ही खुद को बचा सकता है ना ही उस जेरेमी को। और जब वो दोनों कार में बैठे तब जेरेमी ने एक बात बोली, मुझे एक पुलिस ऑफिसर बनना है, मुझे एक पुलिस ऑफिसर बनना है, मुझे एक पुलिस ऑफिसर बनना है। मार्टिन ने सुना जेरेमी बेहोशी की हालत में भी सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था। और उसके बाद मार्टिन ने कहा, तुम एक बहुत बहादुर और जाबाज पुलिस ऑफिसर बनोगी, बस हिम्मत रखो, बस हिम्मत रखो, बस हिम्मत रखो। और तभी जेरेमी ने दम तोड़ दिया और वो एक बेजान लाश की तरह मार्टिन की गोद में आकर गिर गया। जैसे ही मार्टिन जेरेमी की लाश को अपनी गोद में सरकते हुए देखता है तो उसका मानसिक संतुलन हिल जाता है। वो सोचने समझने की शक्ति को खो बैठता है, क्योंकि अब तक तो जो हुआ वो तो मार्टिन ने जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपने 3 साथी को पहले ही वो मरते हुए देख चुका था। अब जेरेमी जो दिल के इतना करीब था वो भी मर गया। इस बात को मार्टिन बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब मार्टिन ने कार के बाहर देखा तब वो राक्षस उसी पुराने घर के बाहर खड़ा था और पागलों की तरह मार्टिन को देखकर हंस रहा था। और उसकी हंसी साफ साफ गवाही दे रही थी कि उस राक्षस ने मार्टिन को जिंदा छोड़कर भी जान से मार दिया। और अब मार्टिन भले ही अपनी जान वहां से बचाकर भाग ले, फिर भी वो कभी जिंदा खुश नहीं रह पाएगा। अब बस मार्टिन जिंदा रहे या ना रहे उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसे अगर मरना भी था तो उसे बदला लेकर मरना था। वो अपना मानसिक संतुलन वैसे ही खो चुका था। उसके सारे मोरल्स, उसके सारे सिद्धांत सब मिट्टी में मिल गए थे और अब सिर्फ और सिर्फ मार्टिन को बदला लेना था। उसने कार को स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में उसने कार को उस घर की तरफ बढ़ाया। और उस राक्षस ने जैसे ही कार को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो वहीं पर खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था कि वो कार उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन वो गलत था। 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब उस गाड़ी ने उस राक्षस को टक्कर मारी तब वो राक्षस उस गाड़ी के साथ साथ काफी आगे तक गया और उस मार्टिन ने उस गाड़ी को एक पेड़ से जाकर ठोक दिया, जिसकी वजह से उस पेड़ और उस गाड़ी के बीच में आकर उस राक्षस को काफी चोट आई। लेकिन वो चोट जो थी वो उस राक्षस को रोकने के लिए काफी नहीं थी और ये बात मार्टिन अच्छे से जानता था। इसलिए उसने अपनी कार को बैक लिया और वापस फिर से पूरी रफ्तार के साथ उसने एक और टक्कर मारी और तब तक टक्कर मारता गया जब तक उस कार की काफी बुरी हालत नहीं हो गई। 3-4 टक्कर मारने के बाद भी मार्टिन का जो मन था वो नहीं भरा और वो बस लगातार टक्कर पे टक्कर उस राक्षस को मारे जा रहा था। वो उस राक्षस को संभलने का मौका भी नहीं दे रहा था और 8वीं टक्कर में उस गाड़ी का जो पेट्रोल टैंक था वो लीक कर गया और उसमें से पेट्रोल निकलने लगा। और तभी मार्टिन के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल आई। उस राक्षस ने इतनी टक्करें खाने के बाद भी बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते। उस कार से फ्यूल जो था वो वहां चारों तरफ फैल गया। मार्टिन ने कार की स्टीयरिंग जो थी उसके पास एक लाइटर को देखा और उस लाइटर को देखते ही मार्टिन के चेहरे पर एक स्माइल आई और वो जो स्माइल थी
उस समय वो स्माइल उस राक्षस की स्माइल से भी ज्यादा डरावनी थी। और जब मार्टिन उस कार से उतरा और उस राक्षस ने जैसे तैसे खुद को संभाल कर खुद को खड़ा ही किया था, उतने में ही मार्टिन ने उस लाइटर को जलाकर उस कार के ऊपर फेंक दिया और समय रहते उसने जेरेमी की जो बॉडी थी उसे बाहर निकाल लिया। वजह से उस कार में एक बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन हुआ, जिसके शॉक वेव से मार्टिन और उसके हाथ में जो जेरेमी की बॉडी थी वो दोनों काफी दूर गिरे। मार्टिन की जो पीछे वाली साइड थी वो बहुत बुरी तरह से जल गई थी, लेकिन मार्टिन जिंदा बच गया था। और देखते ही देखते वहां पर आग जो थी वो धीरे धीरे काफी बड़े एरिया में फैल गई और वहां से धुआं उठने लगा। उसके बाद जब धुआं उठने लगा तब वहां पर हेलीकॉप्टर से पानी गिराया गया और उससे आग की चपेट में आकर वो राक्षस भी मौत की नींद हमेशा के लिए सो गया। मार्टिन जब उस राक्षस की चीखें सुन रहा था तब उसके दिल में एक अलग सा सुकून उसे मिल रहा था और अब धीरे धीरे मार्टिन की आंखें भी बंद हो रही थी और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने जेरेमी और अपने जो बाकी के पुलिसकर्मी थे उनका बदला ले लिया था और उसने खुद को एक बहादुर पुलिसकर्मी साबित कर दिया था, क्योंकि अब उस शहर में किसी की भी जान को कोई खतरा नहीं था। तो आई होप आप सभी को कहानी जो है वो पसंद आई होगी और कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं तो हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ यूनिक स्टोरीज जो है वो सुनाने की कोशिश करता हूं, आपको एकदम हॉलीवुड मूवी जैसा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता हूं। और अब आप बताइए कि आपको ये कहानी और आवाज़ कैसी लगी। जो भी है, जैसा भी आपको लगता है कहानी और आवाज़, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और हाँ, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।